नमस्कार, मैं हूं अनुराधा प्रसाद। आज लाल किले की प्राचीर से मैं देश के सामने शक्ति की सप्त धारा का आवाहन करता हूं। आने वाले 5-7 साल में जो पिछले 5-7 दशक में नहीं हुआ, वो सप्त धारा के सामर्थ्य से, शक्ति से हम देश को नई ऊंचाई, नई गति देंगे और नए लक्ष्यों को पार करने वाला सामर्थ्य देंगे। मैं सभी देशवासियों को कहूंगा, समय हमारा है, अवसर हमारा है, संकल्प हमारा है। आइए सपनों को संकल्प बनाए, संकल्प को सामर्थ्य बनाए और सामर्थ्य को सफलता में बदल के रहें। 15 अगस्त 1947 से पहले आज का पाकिस्तान और बांग्लादेश भी भारत के ही हिस्सा थे। ऐसे में आज इतिहास के पन्नों को पलटते हुए समझने की कोशिश करेंगे कि आजादी के साथ बंटवारे की नौबत क्यों आई। क्या बंटवारा टाला नहीं जा सकता था? अगर मोहम्मद अली जिन्ना की बीमारी का राज पहले खुल गया होता तो क्या बंटवारे की नौबत आती? अंग्रेजों ने किस सोच के साथ सरहद पर बंटवारे की लकीर खींची? पंडित नेहरू जब अपना ऐतिहासिक भाषण ट्रिस्ट विथ डेस्टिनी लिख रहे थे तो उनके दिमाग में कौन सी हलचल चल रही थी? आज ऐसे ही कुछ सवालों के जवाब तलाशने की कोशिश करेंगे अपने खास कार्यक्रम आजादी का पूरब पश्चिम में। अंग्रेजों से आजादी की लड़ाई ने पूरे भारत को एक कर दिया था। इस चमत्कार से पश्चिम के बड़े बड़े राजनीतिक पंडित हैरान थे। अंग्रेज भी हैरान थे कि उनकी तोप और बंदूक से ज्यादा असरदार महात्मा गांधी का सत्य और अहिंसा का हथियार साबित हुआ। भारत की आजादी के लिए तारीख तय हुई 15 अगस्त 1947। ऐसे में सबसे पहले ये समझने की कोशिश करते हैं कि भारत को किन हालातों में आजादी मिली। आजादी के बाद हमारे नेता किस तरह का मुल्क बनाना चाहते थे? भारत निर्माण में सबकी हिस्सेदारी सुनिश्चित करने के लिए सबको साथ लेकर चलने का रास्ता कैसे निकाला गया? आजादी का पहला जश्न कैसे मनाया गया? अगस्त 1947 दिल्ली। ये दुर्लभ तस्वीरें आजादी के पहले जश्न की हैं। सूरज निकलने से पहले ही संसद भवन के आसपास लोगों की भारी भीड़ जमा थी। सबकी आंखों में आजादी की ताजी हवा में अपने लिए खूबसूरत सपने पल रहे हैं। कोई पंडित जवाहरलाल नेहरू को देख रहा है, कोई आखिरी वायसराय माउंटबेटन को, तो कोई उनकी खूबसूरत बग्घी को। आजादी का समारोह रात 11 बजे शुरू हो गया। औपचारिक कार्यक्रम के बीच भाषण का दौर भी चला। ब्रिटिश राज के अंत और आजादी के उजाले की ओर बढ़ते भारत के उस ऐतिहासिक लम्हे में 3 बहुत खास लोगों ने भाषण दिया। एक थे चौधरी खालिद कज्जमा, इन्हें भारत में मुसलमानों की नुमाइंदगी के लिए चुना गया था। दूसरे डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन और तीसरे पंडित जवाहरलाल नेहरू। पंडित नेहरू अच्छी तरह समझ रहे थे कि आजादी की ताजी हवा में भारत के लोग क्या चाहते हैं। ऐसे में उन्होंने अपने ऐतिहासिक भाषण में कहा, बहुत साल पहले हमने नियति से एक वादा किया था और अब उस वादे को पूरी तरह तो नहीं लेकिन काफी हद तक पूरा करने का वक्त आ गया है। आज जैसे ही घड़ी की सुइयां मध्य रात्रि की घोषणा करेंगी, जब सारी दुनिया सो रही होगी, भारत जीवन और आजादी की करवट के साथ उठेगा। इस भाषण को पंडित नेहरू जब दिल्ली स्थित अपने घर पर तैयार कर रहे थे, तभी उन्हें खबर मिली कि लाहौर में नए प्रशासन से हिंदू और सिख इलाकों में पानी की सप्लाई काट दी है। बच्चे प्यास से तड़प रहे हैं और महिलाएं, बच्चे जो भी बाहर निकल रहे हैं उन्हें बेरहमी से मारा जा रहा है। लाहौर में कत्लेआम की खबरों ने पंडित नेहरू को बेचैन कर दिया था। एक ओर मिलने वाली आजादी की खुशी, दूसरी ओर पंजाब और बंगाल में कत्लेआम।
पंडित नेहरू जानते थे कि देश की आजादी के सबसे बड़े हीरो महात्मा गांधी की आंखों में किस तरह से भारत की तस्वीर बसी है। बहुत महत्वपूर्ण भाषण है पंडित जवाहरलाल नेहरू का। यद्यपि उस समय किस मानसिकता में रहे होंगे, क्योंकि जस्ट जब वो अपने भाषण की तैयारी कर रहे थे 17 यार्ड रोड में बैठ के अपने आवास में, तो एक ये रिपोर्ट हमें मिलती है कि उसी समय लाहौर से जब उनके पास एक फ़ोन आया, एक ट्रंक कॉल आई और ये बताया गया कि लाहौर में पानी की सप्लाई काट दी गई है, इसलिए जो हिंदू और सिख वहाँ पे रह रहे हैं वो जब घरों से बाहर निकल रहे हैं तो वहाँ कत्लेआम की स्थिति मची हुई है। इस बात का उन्होंने जिक्र भी किया अपने भाषण में। और उस समय जो इंदिरा जी से उनका संवाद होता है, इंदिरा जी जब उनसे पूछती हैं तो उस पूरी मनोदशा का वो वर्णन कर रहे हैं कि मैं समझ नहीं पा रहा हूँ कि इतना बड़ा दिन आया है देश के सामने, लेकिन विभाजन की जो त्रासदी है, विभीषिका है और उसके कारण जो स्थितियाँ पैदा हुई हैं, उस कारण जो वो संवाद है वो उनकी मनोदशा को दर्शाता है। आजादी की लड़ाई के दौरान कई आवाजें बुलंद थीं। सबने अपने अपने तरीके से आजादी की लड़ाई लड़ी, लेकिन आजाद भारत में ऐसी शासन व्यवस्था स्थापित करने पर सहमति थी जिसमें समाज के कमजोर से कमजोर व्यक्ति को भी महसूस हो कि ये देश उसका है। ऐसे में आजाद भारत का जब पहला मंत्रिमंडल बना तो उसमें कांग्रेस के धुर विरोधी 3 लोगों को भी जगह दी गई, उनकी काबिलियत की वजह से। आजादी बंटवारे की कीमत पर मिली थी। 14-15 अगस्त 1947 को जब भारत आजाद हुआ तो बहुत से ऐसे लोग थे जिन्हें ये पता नहीं था कि वो भारत में है या नए मुल्क पाकिस्तान में। पश्चिम में पंजाब और पूरब में बंगाल में खून खराबा चल रहा था, जिसे संभालना बहुत मुश्किल हो चुका था। हिंदू और मुस्लिमों के बीच अविश्वास की खाई चौड़ा करने में अंग्रेजों की नीतियां जितनी जिम्मेदार थी, उतनी ही मोहम्मद अली जिन्ना की महत्वाकांक्षा भी। जिन्ना को टीबी जैसी जानलेवा बीमारी थी। वो धीरे धीरे मौत के मुंह की ओर जा रहे थे, लेकिन अपनी गंभीर बीमारी छिपाते हुए पाकिस्तान को लेकर अपनी जिद और जुनून को रत्ती भर भी कम नहीं होने दिया। अलग पाकिस्तान के मुद्दे पर जिन्ना खुद को मुस्लिम लीग से ऊपर समझते थे। ऐसे में बंटवारे की कहानी का पन्ना पूरब की ओर से पलटना शुरू करते हैं। भारत आजादी की दहलीज के कुछ कदम ही दूर था। अंग्रेजों के हाथ बढ़िया मौका लग गया। सत्ता हस्तांतरण यानी ट्रांसफर ऑफ पावर के लिए ब्रिटिश हुकूमत ने कैबिनेट मिशन योजना तैयार की। कांग्रेस एकजुट भारत चाहती थी, वहीं मुस्लिम लीग बंटवारा। ऐसे में जिन्ना ने 16 अगस्त 1946 में शक्ति प्रदर्शन का ऐलान किया और नाम दिया डायरेक्ट एक्शन डे। हिंदू भारत और मुस्लिम भारत को विभाजित करना चाहिए, क्योंकि दोनों देश बिल्कुल अलग हैं। कुछ चीजें दोनों के विपरीत हैं। हम भारत का विभाजन हिंदुस्तान और पाकिस्तान के रूप में चाहते हैं। मोहम्मद अली जिन्ना को अलग पाकिस्तान से कम कुछ भी मंजूर नहीं था। शक्ति प्रदर्शन के लिए उन्होंने डायरेक्ट एक्शन का ऐलान कर रखा था। कलकत्ता 16 अगस्त 1946। कलकत्ता में मारकाट मची थी। खून के प्यासे दंगाई सिटी ऑफ जॉय को सिटी ऑफ सौरों में बदलने पर आमादा थे। अलग पाकिस्तान की मांग पर अड़े जिन्ना ने डायरेक्ट एक्शन का ऐलान कर रखा था। उस दिन कलकत्ता की सड़कों पर ना पुलिस थी ना सेना। दंगाइयों को रोकने वाला कोई नहीं था। तब बंगाल में मुस्लिम लीग की हुकूमत थी और मुख्यमंत्री की कुर्सी पर थे जिन्ना के खासम खास हुसैन शहीद सुहरावर्दी। कलकत्ता की सड़कों पर 72 घंटे तक कत्लेआम हुआ। हजारों लोग मारे गए। इस नरसंहार को द ग्रेट कलकत्ता किलिंग के नाम से भी जाना जाता है। मुस्लिम लीग हिंदू बहुल कलकत्ता और उसके आसपास के कुछ जिलों को पाकिस्तान में मिलाना चाहती थी। एक सोच यह भी थी कि हिंसा से हिंदुओं को भागने पर मजबूर कर कलकत्ता में मुस्लिम आबादी बढ़ाई जा सकती है। उस दौर में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ और अखिल भारतीय हिंदू महासभा के कार्यकर्ता हिंदुओं के साथ खड़े हो गए। उस दौर में बंगाल में हिंदूवादी संगठनों के बड़े नेताओं में से एक डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी हुआ करते थे। हिंदू मुसलमान के नाम पर बंगाल जल रहा था। कलकत्ता के बाद नोआखली और टिपरा में भीषण दंगे शुरू हो गए। तब के बंगाल के मुख्यमंत्री सुहरावर्दी एक ऐसा स्वतंत्र बंगाल चाहते थे जो न पाकिस्तान का हिस्सा बने ना ही हिंदुस्तान का, लेकिन स्वतंत्र बंगाल के आइडिया को
तत्कालीन वायसराय माउंटबेटन ने खारिज कर दिया। आखिर में बंगाल के बंटवारे का रास्ता चुनना पड़ा और 3 जून 1947 को माउंटबेटन ने बंगाल के बंटवारे का ऐलान कर दिया, पूर्वी बंगाल और पश्चिमी बंगाल। माउंटबेटन भारतीय नेताओं से लगातार बातचीत कर रहे थे, सबका मन टटोल रहे थे। दूसरी ओर मोहम्मद अली जिन्ना अपने रुख से टस से मस होने के लिए भी तैयार नहीं थे। पंडित नेहरू, सरदार पटेल, मौलाना आजाद भी अपनी अपनी दलील दे रहे थे। अलग पाकिस्तान की मांग पर अड़े जिन्ना को समझाने की कोशिश चल रही थी। इसी बीच रावलपिंडी से वायसराय माउंटबेटन के पास एक खबर पहुंची कि एक मुसलमान की भैंस किसी सिख पड़ोसी के खेत में चली गई। सिर्फ 2 घंटे बाद ही उस खेत में 100 लोगों की लाशें पड़ी मिली। ऐसे में ये समझना भी जरूरी है कि आजादी के साथ बंटवारा टालने और किसी भी कीमत पर बंटवारा के लिए किस तरह की कोशिशें चल रही थी। फरवरी 1947, दिल्ली। ब्रिटिश हुकूमत की समझ में आ चुका था कि अब भारत से बोरिया बस्तर समेटना ही होगा। ऐसे में लुइस फ्रांसिस एल्बर्ट विक्टर निकोलस माउंटबेटन को वायसराय बनाकर भारत भेजा गया। चार्ज संभालते ही माउंटबेटन ने भारत को आजाद करने की तारीख का ऐलान कर दिया, जून 1948। बतौर वायसराय अपने पहले ही भाषण में उन्होंने कहा कि मैं अच्छी तरह जानता हूं कि मुझे जो काम सौंपा गया है वो बहुत मुश्किल है। मुझे देश भर के अधिक से अधिक लोगों की सद्भावना की जरूरत होगी। आज मैं भारत में वही सद्भावना मांग रहा हूं। माउंटबेटन ने ब्रिटिश इंडिया में आजादी की लड़ाई से ताल्लुक रखने वाले सभी बड़े नेताओं से बात की। उन्हें यह भी अंदाजा हो गया कि भारत की आजादी बिना मोहम्मद जिन्ना को भरोसे में लिए संभव नहीं है और जिन्ना को अलग पाकिस्तान से कम कुछ भी मंजूर नहीं था। पंडित नेहरू, सरदार पटेल, मौलाना आजाद भी अपनी अपनी दलील दे रहे थे। बंटवारे के नाम पर खून खराबा पूरब और पश्चिम दोनों ओर बढ़ रहा था। ऐसे में माउंटबेटन ने महात्मा गांधी से मशवरा करने का फैसला किया। दोनों की दिल्ली में मुलाकात हुई। डोमिनिक लापिये और लैरी कॉलिंस ने अपनी किताब फ्रीडम एट मिडनाइट में लिखा है कि माउंटबेटन ने जब बंटवारे पर गांधी जी से पक्ष पूछा तो जवाब था, बच्चे के 2 टुकड़े करने के बजाय उसे मुसलमानों को दे दो। मैं इसके लिए तैयार हूं। जिन्ना और उनकी मुस्लिम लीग से सरकार बनाने को कहा जाए और 30 करोड़ हिंदुओं को उनके अधीन कर दिया जाए। जिन्ना हिस्सा मांग रहे हैं लेकिन उन्हें पूरा हिंदुस्तान ही दे दिया जाए। गांधी जी को भरोसा था कि जिन्ना यह प्रस्ताव मान लेंगे और वो कांग्रेस को मनाने में भी कामयाब हो जाएंगे। लेकिन न तो जिन्ना को यह प्रस्ताव मंजूर था, न ही नेहरू और सरदार पटेल को यह ठीक लग रहा था। उस दौर में बहुत कम लोगों को पता था कि पाकिस्तान के जिद पर अड़े मोहम्मद अली जिन्ना एक ऐसी गंभीर बीमारी से जूझ रहे हैं जिसमें उनकी जिंदगी के चंद महीने ही बाकी। कहा जाता है कि जिन्ना की टर्मिनल ट्यूबरकुलोसिस यानी टीबी की बीमारी के बारे में शुरुआती दौर में 3 लोगों को पता था। खुद जिन्ना, दूसरा उनके डॉक्टर जाल रतन जी पटेल, तीसरा उनकी बहन फातिमा। बाद में जिन्ना की बीमारी की जानकारी उनकी पत्नी रतनबाई उर्फ रुट्टी और मुस्लिम लीग के बड़े नेता लियाकत अली को थी। माना जाता है कि फातिमा और लियाकत अली ने ही जिन्ना की बीमारी के राज को दफन रखने की योजना बनाई ताकि अलग पाकिस्तान बनाया जा सके। शायद अगर ये जानकारी बाहर आई होती तो इस देश के जो लोग हैं, खासकर हिंदू और सिख, वो उनके मरने का इंतजार करते। और अगर अप्रैल मई तक भी गांधी और कांग्रेस नेतृत्व को उनकी इस बीमारी के बारे में पता चल गया होता तो जो निगोशिएशंस हो रहे थे या जो बातें विभाजन की चल रही थी वो नहीं होती। 2 जून 1947 को माउंटबेटन ने सभी राजनीतिक दलों की एक मीटिंग बुलाई। कांग्रेस की ओर से जवाहरलाल नेहरू, सरदार पटेल, मुस्लिम लीग की ओर से मोहम्मद अली जिन्ना, लियाकत अली और सरदारों की तरफ से बलदेव सिंह ने शिरकत की। माउंटबेटन ने आजादी के साथ साथ बंटवारे की भी योजना पेश की। उनका प्लान था, पंजाब और बंगाल से हिंदू, मुस्लिम, सिख इकट्ठा होंगे और विभाजन के लिए वोट करेंगे। जो समुदाय विभाजन के लिए बहुमत रखेगा उन प्रांतों को विभाजित कर दिया जाएगा। उत्तर प्रदेश को अपना फैसला लेने का अधिकार खुद का होगा। उत्तर पश्चिम सीमांत प्रांत और असम के सिलहट जिले का फैसला जनमत संग्रह से होगा। माउंटबेटन का प्लान
जिन्ना को पसंद आ गया। उन्होंने फौरन बंटवारे की मंजूरी दे दी। खून खराबे से दुखी कांग्रेसी नेताओं ने भी भारी मन से माउंटबेटन के बंटवारे के प्लान पर हामी भर दी। पंजाब और बंगाल के नक्शे पर 2 मुल्कों के लिए बंटवारे की लकीर खींचने का काम किया इंग्लैंड के एक जज सर रैडक्लिफ ने, जिन्हें भारत के बारे में कोई भी खास जानकारी नहीं थी। रैडक्लिफ को बंटवारे का काम सिर्फ 5 हफ्ते के भीतर निपटाना था। उन्हें जमीन के एक ऐसे हिस्से पर बंटवारे की लकीर खींचनी थी जहां के लोग खान पान, परंपराओं और देवी देवताओं के मामले में बिल्कुल अलग थे। बाद में तलवारें म्यान से बाहर निकल जाती थी। बहुत माथापच्ची के बाद 16 अगस्त 1947 को आखिरकार साफ हो गया कि रैडक्लिफ की लकीर पंजाब में कहां से गुजरी है। गुरदासपुर और पठानकोट 14 अगस्त 1947 को ही आजाद हो गए थे। मैंने उन्हें लाहौर दे दिया। रेडक्लिफ, जब ये लाहौर की बात आती है तो लोग कहते हैं कि लाहौर को भारत में रहना चाहिए था, वहाँ की आबादी को देखते हुए। वहाँ बहुत बहुसंख्यक हिंदू आबादी थी। लेकिन वो कहते हैं कि जब मैंने देखा कि पाकिस्तान को मैं जब जिस भी तरीके से सोच रहा हूँ तो पाकिस्तान में कोई बड़ा शहर जा ही नहीं रहा है, इसलिए लाहौर को मैंने दे दिया। बहुत सुचिंतित नहीं था, बहुत खराब रणनीति के साथ ये सारा काम किया गया। सर रैडक्लिफ के बंटवारे की इस लकीर से मुसलमान बहुत नाराज हुए कि गुरदासपुर जिला भारत को नहीं पाकिस्तान को मिलना चाहिए था। वहीं सिख भड़के कि ननकाना साहिब एक इस्लामिक मुल्क को क्यों दिया गया। अमृतसर के आसपास के इलाकों में रहने वाले मुस्लिम लाहौर की ओर भागे। लाहौर की ओर से हिंदू और सिख अमृतसर की ओर बढ़े। खून खराबे का ऐसा दौर चला जिसमें निर्दोष लोगों के खून से पंजाब की धरती लाल हो रही थी। आप देखेंगे कि हिंदू बहुल इलाके जो है पाकिस्तान को दे दिए, जहां मुस्लिम बहुल इलाके थे उसको भारत को दे दिए, जिसके कारण एक बहुत बड़े पैमाने पर खून खराबा हुआ, लाखों लोग मारे गए। तो इस भीषण जनसंहार के लिए कहीं न कहीं सर रैडक्लिफ का जो जल्दबाजी में बनाया गया मानचित्र है वह भी जिम्मेदार है। डोमिनिक लैपियर और लैरी कॉलिंस ने अपनी किताब फ्रीडम एट मिडनाइट में लिखा है कि दूसरी गोरखा रेजिमेंट के कैप्टन R.E. एटकिंस ने अपने पावों के पास एक ऐसा दृश्य देखा कि दहशत के मारे उसकी चीख निकल गई। उसने लोगों से मुहावरे में ये बात कहते तो सुना था, पर कभी उस पर विश्वास नहीं किया। लेकिन आज वो बात हकीकत बनकर उसकी आंखों के सामने थी। लाहौर की नालियां बहते खून से लाल हो गईं। ये सुंदर और ऐतिहासिक शहर, जिसे पूरब का पेरिस कहा जाता था, अब सुनसान सा और विनाश लीला की जीती जागती तस्वीर बना हुआ। सड़कों के किनारे के हिंदुओं के घर धू धू कर जल रहे थे और मुसलमान पुलिस वाले और फौजी खड़े देख रहे थे। हिंदू कारोबारी लाहौर से निकलने के बदले कोई भी कीमत चुकाने के लिए तैयार थे, रुपया, जेवर, कुछ और भी, बस किसी कीमत पर मौत के मुंह से निकलना चाहते थे। लाहौर जैसे ही हालात कुछ हद तक अमृतसर में भी दिख रहे थे। आज़ादी के समय जो अमृतसर या लाहौर से जो आबादी, हिंदू आबादी उधर से इधर आई और मुस्लिम आबादी इधर से उधर गई, उसमें जो खून खराबा हुआ वो बहुत ही दर्दनाक और अप्रत्याशित था। लोगों ने सोचा नहीं था कि ऐसा होगा, लेकिन हुआ। और यह हमारे इतिहास का एक बड़ा ही काला अध्याय है। आजाद भारत की कमान संभाल रहे पंडित नेहरू की सबसे बड़ी चिंता पंजाब में खून खराबा रोकने की थी। अगस्त के आखिरी पखवाड़े में पंडित नेहरू 3 बार पंजाब दौरे पर गए। सरहद के दोनों ओर के लोगों से बातचीत की।
अक्सर दलील दी जाती है कि अगर मोहम्मद अली जिन्ना की बीमारी का राज पहले खुल गया होता तो शायद भारत का बंटवारा टाला जा सकता था। दलील ये भी दी जाती है कि अगर पंडित नेहरू और सरदार पटेल जैसे नेता भारी मन से ही सही बंटवारे के लिए तैयार नहीं होते तो और भी निर्दोष लोग मारे गए होते। एक अनुमान के मुताबिक बंटवारे के दौरान हुए खून खराबे में करीब 10 लाख लोग मारे गए, 1,20,00,000 से अधिक विस्थापित हुए। इतिहासकार रामचंद्र गुहा ने अपनी किताब इंडिया आफ्टर गांधी में लिखा है कि पंडित नेहरू ने एक शरणार्थी काफिले का हवाई सर्वेक्षण किया जिसमें करीब 1 लाख लोग शामिल थे और ये काफिला 10 मील तक लंबा था। काफिला जालंधर से लाहौर की ओर जा रहा था जिसके रूट में अमृतसर भी पड़ता था, जहां पहले से पश्चिमी पाकिस्तान से आए 70,000 शरणार्थी जमा थे जो गुस्से में थे। ऐसे में पंडित नेहरू ने किसी तरह के टकराव को टालने के लिए शहर की ओर जाने वाली सड़क को काटने का निर्देश दिया जिससे दोनों काफिला एक दूसरे से न मिल सके। आजाद भारत की पहली सरकार के सामने पहली बड़ी चुनौती सांप्रदायिक हिंसा से निपटने और शरणार्थियों के बसाने की रही। दूसरी चुनौती उन रियासतों को भारत के नक्शे से जोड़ने की थी जिन्होंने 15 अगस्त 1947 तक ये तय नहीं किया था कि वो किधर जाएंगे। आजादी के समय सबसे बड़ी चुनौती थी देश के 565 रियासतों को भारत से जोड़ने की। ये काम सौंपा गया था सरदार वल्लभ भाई पटेल को। ज्यादातर रियासतें तो बातचीत से ही भारत संघ में शामिल हो गईं, लेकिन कुछ आनाकानी कर रही थी। बीकानेर रियासत का भी कुछ हद तक झुकाव मोहम्मद अली जिन्ना की ओर था। बातचीत के जरिए बीकानेर रियासत को पाकिस्तान की ओर जाने से रोका गया। हालांकि जम्मू कश्मीर, हैदराबाद और जूनागढ़ रियासतें 15 अगस्त 1947 तक तय नहीं कर पाई कि वो किस ओर जाएंगी। ऐसे में आजादी के बाद पाकिस्तानी हुक्मरानों ने पहली साजिश रची कश्मीर पर कब्जे की, क्योंकि जम्मू कश्मीर के महाराजा ने अपना रुख साफ नहीं किया था। 22 अक्टूबर 1947 को पाकिस्तानी फौज ने जम्मू कश्मीर पर आक्रमण कर दिया। ऐसे में महाराजा हरि सिंह ने भारत से मदद की गुहार लगाई और अपनी रियासत का भारत में विलय का फैसला लिया। इसके बाद अगली चुनौती जूनागढ़ में थी। अक्टूबर 1947 में जब जूनागढ़ ने पाकिस्तान के साथ जाने का फैसला किया तो जूनागढ़ की सीमा के आसपास इंडियन आर्मी के जवानों की तैनाती का फैसला लिया गया। तब के भारतीय फौज के अंग्रेज जनरलों ने इसमें आनाकानी की कोशिश की, लेकिन बड़ी सूझबूझ के साथ जूनागढ़ को भी भारत संघ के साथ जोड़ लिया गया। इसके बाद हैदराबाद चुनौती के रूप में खड़ा था। सरदार पटेल ने तय कर लिया था कि हैदराबाद का निजाम कैसे लाइन पर लाना है। उन्होंने तब के आर्मी चीफ के नानुकुर की परवाह न करते हुए हैदराबाद में ऑपरेशन को ग्रीन सिग्नल दे दिया। कहा जाता है कि सरदार पटेल ने इस फैसले के बारे में पंडित नेहरू को भी नहीं बताया था। निजाम ऑफ हैदराबाद के खिलाफ सेना का ऑपरेशन पोलो शुरू हुआ और सिर्फ 5 दिन में ही निजाम के पैर उखड़ गए। हैदराबाद स्टेट का भारत संघ में विलय हो गया। जम्मू कश्मीर, हैदराबाद और जूनागढ़ भी भारत का हिस्सा बन गए। पंजाब और बंगाल में भी खून खराबा धीरे धीरे कम होने लगा, लेकिन चुनौतियों का पहाड़ पंडित नेहरू की टीम के सामने खड़ा था। तब देश की आबादी 34 करोड़ के आसपास थी। इस आबादी में हर 100 में से 80 व्यक्ति गरीबी रेखा के नीचे जिंदगी बसर कर रहा था। सिर्फ 20 लोग ही मुश्किल से साक्षर यानी लिख पढ़ सकते थे। एक आदमी की सालाना कमाई 250 रुपए से भी कम यानी मुश्किल से 20 से 25 रुपए महीना की थी। आजादी की हवा में लोगों की आंखों में पल रहे सपने कैसे पूरे होंगे? लोगों के हक, हकूक और आजादी को बनाए रखने का तंत्र कैसे काम करेगा? इतनी विविधता वाले देश को किस तरह से जोड़ा रखा जाएगा? आजाद भारत के नेताओं ने इन सवालों पर ईमानदारी से काम किया। वहीं पाकिस्तान के गवर्नर जनरल मोहम्मद अली जिन्ना ने सितंबर 1948 में टीबी की बीमारी से दम तोड़ दिया। आजादी के साथ ही पाकिस्तान में भीतर खाने सत्ता संघर्ष शुरू हो गया। अक्टूबर 1951 में वहां के प्रधानमंत्री लियाकत अली की सरेआम गोली मारकर हत्या कर दी गई। इस्लामाबाद में बैठने वाले हुक्मरान और आर्मी जनरल पूर्वी पाकिस्तान
यानी आज के बांग्लादेश को अपने लिए एक उपनिवेश की तरह देखने की सोच से उबर ही नहीं पाए, जिसकी वजह से 1971 में अलग मुल्क के रूप में बांग्लादेश का जन्म हुआ। ऐसे में आजादी के बाद से ही भारत की सरहद के दोनों ओर यानी पूरब और पश्चिम में उथल पुथल बनी रही, जो आज भी जारी है। आज के इस एपिसोड में बस इतना ही। फिर मिलेंगे किसी ऐसे मुद्दे के साथ जिसे जानना और समझना हम सबके लिए जरूरी होगा। निष्पक्ष खबर, सटीक विश्लेषण और अपने हक से जुड़े मुद्दों के लिए आप देखते रहिए न्यूज़ 24। नमस्कार।